हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फॉर ऑल बाय पीके। आज हम लोग नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो क्लास 6 के लिए आयोजित किया जाता है उसका क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। और ये परीक्षा 13 दिसंबर 2025 को आयोजित हुआ था। उसी पेपर को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। और इस पेपर में जो अंक गणित परीक्षण का खंड है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। केवल गणित का प्रश्न अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग बनाते हैं गणित का सवाल। गणित का सवाल इसमें शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 41 से। 41 से हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, 1 और 11 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड होता है या दो अपवर्तक होता है, केवल दो फैक्टर होता है। कौन कौन? एक और स्वयं वही खुद वही नंबर होता है, नंबर इटसेल्फ होता है, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो 1 और 11 के बीच वैसी कितनी संख्या है और कौन कौन है? 1 के बाद 2 है, 3 है, 4 नहीं है। 4 का तो 1 और 4 के अलावे और भी फैक्टर है, जैसे 2 है तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और फिर 11 है तो 11 तो लेना नहीं। तो इस तरह से यही 4 अभाज्य संख्याएं हैं जो 11 और 1 के बीच में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्या बोलता है? 999 और 9999 का गुणनफल है। गुणनफल निकालना है। कैसे निकालेंगे इसको? इसको ऐसे हम लोग करेंगे। अगर हम लोग 9999 गुना करना है 999 से, तो 999 को लिख देंगे 1000 माइनस 1। अब इससे 1000 के साथ करेंगे गुना तो 2 3 4 9 में 3 जीरो हो जाएगा। फिर इसको 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 बार 9, 1 2 3 4 बार 9। अब इसको घटा देंगे। 10 में से 9 1, यहाँ 9 बच गया, 9 में 9 जीरो, 9 में 9 जीरो, यहाँ 8 है, 18 में 9 तो 9 हो गया। यहाँ मेरा कितना बच गया? 8, तो 8 लिखेंगे और फिर 99। तो मेरा क्या आ रहा है? 99 89 001। 99 89 यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, 99 89 001 यहाँ है। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और यहाँ भी नहीं है। इस तरह से ये बन गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। ये तो आसान है। 0.2 तथा 0.03 का गुणनफल है। ये दोनों को गुना करना है। कैसे करेंगे गुना? देखिए इसमें करना क्या है, दशमलव को हम लोग को भूल जाना है। अगर दशमलव को भूल जाए तो यहाँ 2 दिख रहा है और यहाँ 3 दिख रहा है। 2 और 3 को गुना करेंगे तो कितना आएगा? आएगा 6। तो हमको 6 लिख देना है। अब दशमलव पर ध्यान देना है। यहाँ 2 अंक के बाद है दाहिना तरफ से और यहाँ 1 अंक के बाद है। टोटल कितना हो गया? 3 अंक। 3 अंक के बाद इसमें दशमलव बैठाना है। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, इसके बाद दशमलव और इधर 0 बैठा दो। तो 0.006 सिर्फ इसमें है। ऑप्शन ए मेरा आंसर हो गया। 44 नंबर क्वेश्चन। 64 के सभी गुणनखंडों का योगफल है। हाँ, ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा सवाल है, इसको तो डिटेल में हम बता देते हैं कैसे बनाएंगे इसको। देखिए एक अंदाजा अगर हमको लगाना है तो ऐसे हम लगाएंगे। 64 भाग देते हैं 2 से तो हो गया 32। अब 2 से नहीं देके हम कोई दूसरा अंक से देते हैं इसमें। 4 से 8,
इस तरह से हमको मिला। ठीक है, तो अब 64 का हमको लिखना है, कौन कौन होगा। पहला तो मन 64 के सभी गुणनखंड को निकालना है हमको, मतलब देखना है कि 64 में किस किस संख्या से पूरा पूरा भाग लगेगा। सबसे पहले एक से चेक करेंगे, तो एक से तो सब में लगता है। जब एक से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा 64, दोनों को हम लोग लिख देंगे 1 और 64। अब 2 से भाग देंगे, देखिए 2 से यहाँ दिए हैं तो आया है 32, तो 2 और इधर लिखेंगे 32। ठीक है, 3 से इसमें भाग लगेगा, विभाज्यता के नियम से भी हम लोग जानते हैं 3 से इसमें नहीं लगेगा। 4 से, देखिए 4 से लगा है, कितना बार में 4 से अगर हम लोग भाग दें तो 2 और 8 को गुना कर दीजिए 16, तो 16 बार में। ठीक है, 5 से नहीं लगेगा इसमें, 6 से लगेगा। 6 से किस में भाग लगता है, जिसमें 2 और 3 से लगता है, तो 6 4 10, 3 से नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि इसमें 6 से भी भाग नहीं लगेगा। 7 से भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसका जो गुणनखंड हम लोग देख रहे हैं इसमें कहीं 7 नहीं दिख रहा है, 7 से भी नहीं लगेगा। 8 से, हाँ 8 यहाँ देख रहे हैं तो 8 से लगेगा। 8 से कितना बार में लगेगा, तो 4 दूनी 8 बार में लगेगा, ठीक 64। ठीक है, अब देखिए आगे अगर हम देखें तो 8 के बाद फिर किस संख्या से भाग लगेगा। 8 के बाद अगर हम देखें तो 8 के बाद 2 चौके 8, 32 में क्या है, 2 गुने 16 है, तो अब 16 से भाग लगेगा इसमें, 16 से भाग लगेगा। तो देखिए 16 से 16 पहले ही आ चुका है, हालांकि हमको यहीं रुक जाना है। देखिए ये 8 और ये 8 वही रिपीट अगर हो गया, या पीछे वाला कोई गुणनखंड रिपीट हो गया, तो वहां हमको रुक जाना है। इसका मतलब है कि टोटल यही गुणनखंड 64 का है। अब इसका योगफल हमको निकालना है, जोड़ देते हैं। 1 और 2 3 और 4 7 और 8 15, इसको जोड़ते हैं। 4 2 6 और 6 12, 12 8 20, 20 का 0 हाथ में 2, 6 2 8 3 11, 11 और 1 12, ये हो गया 120। कहीं कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या इसमें? हाँ, इसमें हम लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं, देखिए यहाँ 8 हम 2 बार ले लिए, एक ही 8 को लेना है ना, इसीलिए मेरा यहाँ 15 नहीं होकर के 7 होगा। अगर इस 8 को हटा दें तो 7 हो गया, तो 120 और 7 कितना होगा, 127। 127 कहाँ है, सिर्फ यहाँ है, ये मेरा हो गया। तो ये बड़ा आसान उपाय है इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 45, 20 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड है। देखिए सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, इसी को हम लोग महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, HCF बोलते हैं। तो भाग विधि से हम यहाँ HCF निकालेंगे। 20 से भाग देंगे 30 में, तो एक बार 20 हो गया, और यहाँ आ जाएगा 10। अब 10 से फिर 20 को भाग देंगे तो पूरा पूरा लग जाएगा, तो यही मेरा जो 10 है ये हो गया सार्वगुणनखंड। ऑप्शन सी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, ये भी थोड़ा सा बनाना होगा, इसको समय लगेगा इसमें भी। देखिए जोड़ है फिर यहाँ घटाव है, तो सबको जोड़ने के लिए प्लस प्लस वाला को एक साथ ही जोड़ देंगे, और फिर उसको इसमें से फिर उसमें से इसको हम लोग घटा देंगे। तो सबको जोड़ने के लिए क्या करना होगा, दशमलव के बाद सब में बराबर अंक होना चाहिए। यहाँ 3 अंक है, 2 अंक है, 1 अंक है, तो सब में हमको 3 अंक करना होगा। अगर आप लोग इसी में जोड़ पाए तो और अच्छा रहेगा, और नहीं तो फिर लिखना होगा। कैसे लिखेंगे, 6.082, फिर है 60.82, तो इसको लिखेंगे, सॉरी यहाँ लिखेंगे 60 दशमलव, देखिए दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, 60.82, इधर कोई अंक नहीं है, 0 बैठाएंगे। फिर क्या है, 608.2 है, तो ऐसे लिखेंगे 608.2,
और इस सब में ऐसे 0 बैठेंगे। दशमलव के नीचे सब में दशमलव आना चाहिए। तो यहाँ 3 अंक है। अब हम लोग इसको जोड़ते हैं तो 2 2 हो गया, 8 और 2 10, 10 का 0 हाथ में 1, 9 और 2 11 का 1 हाथ में 1, ये हो गया 7 और 8 15 का 5 हाथ में 1, 7 7 और हो गया 6। इसमें से हमको घटाना कितना है? 0.6082 लिखेंगे, 0.6082। ठीक है, यहाँ 4 अंक है, यहाँ भी 4 अंक करेंगे, इधर एगो 0 बैठा देंगे। अब घटाएंगे हम 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, यहाँ बचा 1, 11 में 8 तो 3, यहाँ हो गया 9 9 और 10 में से 6 तो 4, यहाँ दशमलव 4 है तो 4 और 67, 674.4938 कहाँ पर है हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें है 669.4938, ऑप्शन बी हो गया हमारा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 47 इसको देखते हैं। गुना करना है तो बहुत आसान है, 1 गुना 1 गुना 1 1 होगा। सब में देखिए, यहाँ दाहिना तरफ से देखेंगे 1 अंक के बाद, यहाँ भी 1 अंक के बाद, यहाँ भी 1 अंक के बाद, तो सब मिला के 3 अंक के बाद इसमें बैठा देंगे। 2 अंक हो गया, 3 अंक हो गया, दशमलव बैठा देंगे, सुंदर दिखने के लिए 0 बैठा देंगे तो 0.001 यहाँ नहीं है, यहाँ है, यही मेरा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 48 कैसे बनाएंगे? ये बोर्ड मास का सवाल है, भाग है, गुना है, जोड़ है। तो सबसे पहले भाग बनाना है। भाग बनाने के लिए कैसे हम लोग भाग बनाते हैं? इसको बदलते हैं गुना में और इसको हम लोग पलट देते हैं, 2/3 कर देते हैं। उसके बाद 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, मतलब ये हो गया 1, क्योंकि यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो ये पूरा 1 बन गया। 1 गुना 2 करेंगे तो 2 हो गया। ठीक है, तो अब 2 प्लस 3/2 करना है। इसको हम लोग कैसे जोड़ते हैं? 2 दूना 4 प्लस 3 करते हैं 7 और बटा 2, 7/2 इसमें है, ये मेरा आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। ये भी बहुत आसान है, दशमलव रूप। नीचे 3 0 है तो 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ दे देंगे, 0.999 होगा। तो देखिए 0.999 50, 238 भिन्न रूप में बदलना है इसको, तो 238 बटा हो जाएगा कितना? 3 अंक के बाद दशमलव है तो 1 पर 3 0। अब देखिए 238 बटा 1000 कहीं है? यहाँ नहीं है, नहीं है, इसका मतलब हमको काटना होगा। 2 से काटेंगे तो 119 और 2 से काटेंगे तो 500, 500 वाला है कि यहाँ है बटन 500 और ऊपर 119, यही मेरा आंसर होगा। हालांकि बाकी को चेक कर लेते हैं। 238 बटा 25 है तो 238 बटा 25 तो होगा नहीं, 238 बटा 1000 मेरे पास है। 119 है तो यहाँ 25 है, नहीं, जब 119 है तो नीचे 500 रहना चाहिए, 119 तो 50 है, ये भी गलत। इस तरह से ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, बच्चा लोग मिस्टेक कर देता है इसको बनाने में। देखिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको बदलना है मीटर स्क्वायर में। कैसे बदलेंगे? देखिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आया होगा? 100 सेंटीमीटर गुना, मान के चलते हैं 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर किया होगा तब ना आया होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसी को बदल देते हैं किसमें? वर्ग मीटर में। तो इस 100 को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देना होगा, फिर गुना लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देना होगा, तो नीचे हम 100 गुना 100 लिख देंगे। 100 से 100 कट गया, 1/100 आ गया, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर हट जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर। 1/100 का मतलब क्या होता है? 0.01, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 0.01 मीटर स्क्वायर यही है।
आंसर हो गया। उसके बाद बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 52। एक रेलगाड़ी दिल्ली से जयपुर के लिए प्रातः 10:45 पर चलती है तथा जयपुर सायं 3:30 पर पहुंच जाती है। यात्रा का समय, चलिए कब पहुंचा, 3:30 में। इसको 24 घंटा वाला घड़ी में बदल देंगे। 3:30 का मतलब हो गया 15:30। पहुंचा, चला था कै बजे, 10:45। नीचे लिखेंगे 10:45। अब इसको घटा देंगे। देखिए 30 में 45 घटाना है, नहीं घटेगा, यहां से 1 घंटा उधार लेंगे बोरो, तो 60 और 30 90, 90 में 45 घटाएंगे तो 45, यहां बचा 14, 14 में 10 घटाएंगे तो 4 घंटा 45 मिनट। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, ये भी है थोड़ा समझने वाला। यहां पर खाली जगह में कौन सी संख्या आएगी ये पूछता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सरल करते हैं। इसमें से हमको घटाना है क्या, -86 ऐसा में देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये तो प्लस वाला है, इसको छोड़ देंगे, ये दोनों माइनस वाला को एक साथ में कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 6 और 6 12 का 2 हाथ में 1, 8 8 16 1 17, तो ये दोनों मिलकर के क्या बन गया, 172। अब इसमें से इसको घटाना है, घटा देते हैं। 4 में 2 तो 2 हो गया, 9 में 7 2 हो गया, 3 में 1 तो 2 हो गया, बचा 58, ये हो गया 58। ठीक है, अब यहां हमको एक ऐसी संख्या रखना है ताकि इसको और इसको हम लोग गुना करें तो ये संख्या आ जाए। चलिए ऑप्शन से अब हम चुन लेते हैं। जैसे मान के चलते हैं अगर 677 हम रखें तो क्या मिलेगा, अगर 677 और 86 को गुना करेंगे तो 7 और 6 में पहले गुना होगा तो कितना आएगा, 7 6 42। हाँ, तो शुरू में 2 आ रहा है, हो सकता है तब ये आ जाए। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, यहाँ 8 है 6 है, 8 और 6 को गुना करेंगे 48, शुरू में 8 आ रहा है, तब तो ये ऑप्शन गलत। यहाँ शुरू में कितना है, यहाँ 0 है, तो 0 और 6 गुना करेंगे 0 आएगा, तो यहाँ तो 0 नहीं है, तो गलत हो गया ये ऑप्शन। यहाँ 1 है, 1 और 6 को गुना करेंगे आएगा 6, तो यहाँ तो 6 नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत। इसका मतलब मेरा आंसर ए हो गया, 677। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, एक डिब्बे में 500 अंडे थे। ठीक है, उनका 3/25 भाग टूटा हुआ निकला तथा कुल का मतलब 500 का 1/5 भाग मेहमानों के लिए रखना है। उपयोग किए जा सकने वाले अंडों की संख्या है। अंडों की संख्या कितनी है ये निकालना है। चलिए कितना टूटा हुआ निकला इसको हम लोग निकालते हैं। तो अगर 500 का 3/5 निकालेंगे तो क्या होगा, का मतलब गुना, मैंने 500 गुना 3/25 करना है। तो 25 से इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा, 2 और 1 0 20, 20 दिया 60, मतलब टूटा हुआ कितना है 60 है। अब मेहमान के लिए कितना रखना है उसको देखते हैं हम लोग। तो 5 से भाग देंगे 500 में तो 100, 100 को 1 से गुना करेंगे तो 100, इसका मतलब 100 अंडा मेहमान के लिए रखना है। तो टोटल मतलब कितना खत्म हो गया, 160 निकल गया। ठीक है, अब पूछता है उपयोग किए जा सकने वाले अंडों की संख्या कितना है, मतलब 500 में अगर इतना हम निकाल दें तो कितना बचा। चलिए 500 में 160 घटा देते हैं, 0 में 0 तो 0 हो गया, 10 में 6 तो 4 हो गया, यहाँ बचा 4, 4 में 1 घटाएंगे तो 3 हो गया, 340, ऑप्शन सी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 55 में क्या है, एक दुकानदार ने 200 रुपये की एक दीवार घड़ी खरीदी और उसे 40 रुपये के लाभ के साथ बेच दिया। उस दीवार घड़ी का विक्रय मूल्य, तो बहुत आसान सवाल है। देखिए क्रय मूल्य कितना है, 200 है और लाभ कितना है 40 है, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ जोड़ देंगे तो
क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य 240, 240 सी में है, आंसर हो गया। बहुत आसान था ये। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्या है? एक फल विक्रेता ने 1500 रुपये के सेब खरीदे और उन्हें अपनी दुकान पर लाने के लिए 100 रुपये खर्च किए। उसने यह सेब कुल 2236 में बेचे। उसने कितना लाभ अर्जित किया? चलिए, तो लाभ निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहाँ विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य 2236 है। क्रय मूल्य कितना है? देखिए 1500 का खरीदा था और 100 रुपया भाड़ा लग गया, मतलब टोटल लागत उसका है 1600 रुपया। सेब का टोटल लागत 1600 है। तो ये है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से घटा देंगे क्रय मूल्य को तो हमको लाभ निकल जाएगा। घटाते हैं, 6 में 0 घटाएंगे तो 6 हो गया, 3 में 0 घटाएंगे 3 हो गया, और 12 में 6 तो 6 हो गया। यहाँ बचा 1, 1 में 1 घटाएंगे तो कुछ नहीं, 636 रुपया का उसको फायदा हुआ। आंसर 636 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी मेरा हो गया आंसर। चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? एक पंचभुज जिसका परिमाप 80 सेंटीमीटर तथा उसकी 4 भुजाओं की लंबाइयों का योगफल 63 सेंटीमीटर है कि 5वीं भुजा की लंबाई है। देखिए पंचभुज में 5 भुजा होता है, 5 भुजा का योगफल यहां दिया हो। परिमाप है 80। परिमाप क्या होता है? भुजाओं की लंबाइयों का योग होता है। तो पांचों भुजा की लंबाई को अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा 80, और 4 भुजा की लंबाई का योगफल कितना दिया हुआ? 63। तो 80 में से 63 अगर हम घटा दें, मतलब पांचों भुजा में से 4 भुजा को निकाल दें, तो जो 5वां भुजा बच रहा है उसका लंबाई निकलेगा कि नहीं? निकल जाएगा। 10 में से 3 घटाएंगे तो हो गया 7, यहाँ बचा 7, 7 में 6 तो 1, 17 सेंटीमीटर हो गया 5वीं भुजा की लंबाई, और 17 सेंटीमीटर है ऑप्शन डी में। यही मेरा हो गया आंसर। 58 नंबर, एक संपूर्ण कोण बराबर होता है। देखिए संपूर्ण कोण किसको बोलते हैं? 360 डिग्री के कोण को बोलते हैं संपूर्ण कोण। तो 360 डिग्री में कई गो समकोण है? एक गो समकोण होता है 90 डिग्री का, ठीक है। तो 90 90 90 कई गो जोड़ेंगे तो 360 होगा। चलिए इसमें भाग दे देते हैं, 0 से 0 खत्म, और 9 चौके 36, 4 गो समकोण। तो आंसर हो गया मेरा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 59, एक आयत के सभी अंतःकोणों का योगफल होता है। देखिए अंतःकोण किसको बोलते हैं? ये अंदर वाला कोण को। तो हम लोग जानते हैं कि आयत में अंदर वाला सब कोण कितना होता है? 90 90 डिग्री का। तो 90 90 डिग्री का 4 कोण है, तो कितना हो गया? 90 गुने 4 कर देंगे, 9 चौके 36, और एगो ये 0, 360 हो गया। 360 ऑप्शन ए में है। ये मेरा हो गया आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60वां। 60वां देखते हैं। 115 परिवारों के सर्वे में अंकित किया गया कि प्रत्येक परिवार में कितने बच्चे हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? घर घर जाके 115 घर में कोई आदमी गया सर्वे करने के लिए, पूछताछ करने के लिए, पूछताछ किया, और हर परिवार में कितना बच्चा है वो अपना कागज में नोट किया। इन आंकड़ों को, और जो आंकड़ा आया उसका कॉपी में, उसको दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया। देखिए दंड ग्राफ ऐसा रहता है, यहाँ जो ये फोटो दिख रहा है ना, यही दंड ग्राफ है। इसमें दंड ग्राफ में वो जो है सो दर्शा दिया। दंड ग्राफ से उन परिवारों की संख्या जिनमें कोई बच्चा नहीं है। अच्छा ठीक है, सर्वे किया 115 परिवार का, और 115 परिवार में जो सर्वे में आया रिजल्ट उसको यहाँ दिखाया। क्या दिखाया है? देखिए इधर है परिवारों की संख्या और यहाँ है बच्चों की संख्या। यहाँ 1 लिखा हुआ है, मतलब वैसा परिवार जिस परिवार में केवल 1 बच्चा है उसका संख्या कितना है? ये इसका कहाँ तक है? ऊंचाई में 20 तक है, तो मतलब 20 है। 1 बच्चा वाला, तो देखने के लिए समझ में आ गया। यहाँ 1 है
और इसका ऊंचाई कहाँ 20 तक है, मतलब एक बच्चा वाला परिवार की संख्या 20 है। उसी तरह दो बच्चा वाला परिवार की संख्या कितना है, देखिए नहीं कितना ऊंचा कहाँ तक है, 30 तक है ना, तो दो बच्चा वाला परिवार की संख्या 30 हो गया। तीन बच्चा वाला कहाँ तक ऊंचा है, 35 तक, तो तीन बच्चा वाला परिवार की संख्या 35 है। चार वाला देखिए कहाँ तक ऊंचा है, 5 तक, तो चार बच्चा, ऐसा परिवार की संख्या जिसमें चार बच्चा है वह संख्या है 5। ठीक है, इस तरह से हमको एक बच्चा वाला परिवार की संख्या, दो बच्चा वाला परिवार की संख्या, तीन बच्चा वाला परिवार की संख्या, चार बच्चा वाला परिवार की संख्या मिल गया। अब सबको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 0 5 5 10, 0 हाथ में 1, 3 3 6 3 9, 90। 90 परिवार है जिसमें बच्चा लोग है। ठीक है, लेकिन सर्वे तो 115 परिवार का हम किए हैं, इसका मतलब है कि कुछ परिवार में बच्चा नहीं है। तो कितना परिवार में नहीं है कैसे जानेंगे, 115 में से हम घटा देंगे 90 को। कैसे घटाएंगे, देखिए यहाँ 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 हो गया। आगे कितना है, 1 है, 1 में से 9 नहीं घटेगा तो 11 में 9 घटाएंगे 2 हो गया। कितना आया, 25। तो आंसर मेरा ये हो जाएगा 25। 25 परिवार ऐसा है जिसमें एक भी बच्चा नहीं है, बिना बच्चा वाला फैमिली है। इस तरह से हम लोग मैथ का सारा प्रश्न सोल्व कर लिए। उम्मीद है कि आपको ये सारा सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें से किसी सवाल को समझने में आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट में लिखिए, उस प्रश्न को हम अलग से वीडियो बना के समझा देंगे, अलग से उसको हम बना देंगे। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और हमारे चैनल, मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन फॉर ऑल बाय पीके। इस चैनल को आप अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।